हूं सुचरिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। दूसरी लहर कोरोना की, इससे तो जूझ ही रहे हैं। इस बीच तीसरे लहर ने की आहट ने दस्तक दे दी, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तीसरी लहर से हम बच सकते हैं, यानी इस तीसरी लहर को रोका जा सकता है। अब बड़ा सवाल आज महाभारत में यही पूछ रही हूं कि आखिर क्या तीसरी लहर टाली जा सकती है? क्या उसके लिए पूर्ण लॉकडाउन समाधान है? राज्यों की और केंद्र की कितनी तैयारी कि इस तीसरी लहर को हम आने से पहले रोक दें? इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर। दूसरी लहर में कोहराम, तीसरे में बचेगी जान। कालाबाजारी के साथ कैसे लगेगी लगाम? कोरोना महामारी के कहर से पूरे देश में त्राहिमाम मचा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मरीजों को न ऑक्सीजन मिल रही है, न बेड, न ही शमशान में 2 गज जमीन नसीब हो रही है। दूसरी लहर के कहर के बीच देश में एक नया डर सताने लगा कि अभी तो तीसरी लहर भी आनी बाकी है। जब देश में दूसरी लहर में ही किल्लत का दौर जारी है, तो तीसरी लहर में क्या होगा? हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो तीसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है। This insidious asymptomatic transmission can be stopped if we follow the guidance. Now this sounds difficult, it is difficult, but we can and must do this. यानी वैज्ञानिकों का मानना है कि मजबूत तैयारी से तीसरी लहर पर लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन सवाल यह कि जब देश दूसरी लहर से भी नहीं उभर पा रहा, तो तीसरी लहर के लिए तैयारी कैसे होगी? जो थर्ड वेव होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि वो काफ़ी सेकेंड वेव से काफ़ी छोटी होगी और फर्स्ट वेव के आसपास हो सकती है। पर हमें डेफिनेटली अपने डिसिप्लिन वे में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहना चाहिए। तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी लहर के बावजूद लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण की समाप्ति के लिए एक धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 महिलाओं को एक मंदिर के चक्कर लगाते देखा गया। सिर्फ अहमदाबाद नहीं, यूपी में पंचायत चुनाव में भीड़ इकट्ठा करके जश्न मनाया गया। मुंबई के दादर मंडी में सैकड़ों की तादाद में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के खरीदारी करते घूम रहे हैं। अगर यही दूसरी लहर की तैयारी है, तो तीसरी लहर में देश को कैसे बचाएंगे? कोरोना की दूसरी लहर में ये लापरवाह लोग ही महामारी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि कुछ इंसानियत के दुश्मन भी हैं जो आपदा को अवसर बनाने में लगे, महामारी में मुनाफाखोरी में लगे। राजधानी में बड़े बड़े रेस्टोरेंट चलाने वाला रसूखदार अपने पास लाखों के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स रखकर बैठा है। खान मार्केट में खान चाचा रेस्टोरेंट, टाउन हॉल जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट चलाने वाला किस तरह से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी कर रहा था। इस कालाबाजारी में रसूखदार नेता तो शामिल है ही। एक तरफ ये कांग्रेस नेता देश में ऑक्सीजन की किल्लत का रोना रो रहे हैं, ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी कर रहे हैं। इंदौर के कांग्रेस नेता यतेंद्र वर्मा ऑक्सीफ्लोमीटर को मनचाहे दामों में बेच रहे हैं। यानी आपके पास सिलेंडर पर ऑक्सीफ्लोमीटर नहीं तो ये माननीय ऑक्सीफ्लोमीटर की व्यवस्था करा सकते हैं, लेकिन 7,000 रुपए देने होंगे। मतलब साफ है, आपदा को अवसर बनाने में लगे ये सांसों के सौदागर न मरीज की लाचारी देख रहे हैं, न बेबसी और न ही बर्बादी का मंजर। बस ये सांसों के सौदागर गिद्ध बनकर घूम रहे हैं, जिन्हें न प्रशासन का खौफ है, न ऊपर वाले का डर। ऐसे में सवाल ये कि इन रसूखदारों पर कब लगेगी लगाम? मुनाफाखोरी चलती रही तो क्या तीसरी लहर को रोक पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि राज्य और केंद्र सरकारों की अपने स्तर पर कितनी तैयारी है जो तीसरी लहर पर भारी पड़ेगी। और मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको बता दूं, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वकील इश्करण भंडारी, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेलिक्स हेल्थ केयर के सीएमडी डॉक्टर डीके गुप्ता, हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर अंकिता वैद्य जो कि इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं एम्स में, यानी एम्स की डॉक्टर अंकिता वैद्य हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी, मुझे बताया जा रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीएमसी प्रवक्ता प्रोफेसर मनोजीत मंडल हमारे साथ हैं और साथ ही सैयद असद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं हमारे साथ। मैं महाभारत की शुरुआत करूं मेहमानों के साथ, उससे पहले बताऊं कि आज महाभारत के केंद्र में कौन से सवाल है जिस पर मैं महाभारत करने वाली हूं।
वैज्ञानिकों ने कहा कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। क्या तीसरी लहर टाली जा सकती है? आज इस पर महाभारत कर रही हूं, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि अगर तैयारी पूरी हो तो इसे टाला जा सकता है। क्या संपूर्ण लॉकडाउन उसका समाधान है? क्या लॉकडाउन से हम तीसरी लहर को हरा सकते हैं? तीसरा सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि तीसरी लहर को टालने के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि तैयारियां अभी दूसरी लहर में ही नजर आएंगी और अगर हमने इसे जीता तो ही तीसरी लहर को टाल सकते हैं। चौथा सवाल महाभारत में पूछ रही हूं, कब खत्म होगी ऑक्सीजन की लड़ाई, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई ऑक्सीजन की है और अगर ऑक्सीजन की लड़ाई खत्म होगी इस दौर में, इस फेज में, तो तीसरी लहर को टालने की बात हम कर सकते हैं, वरना यह मुश्किल होगा। और इसीलिए जो बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। बड़ी खबर यह है कि केंद्र ने साफ कहा है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा। एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा जो कि देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर फैसले लेगा, यानी कि कौन से राज्य में कितनी ऑक्सीजन जानी है, कैसे जानी है, कौन सी दवाइयां कहां पहुंचानी है, कौन से राज्य में पहुंचानी है, इन सब के लिए यह स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। यानी कि ऑक्सीजन पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टास्क फोर्स बनाई है। 12 सदस्यों की ये नेशनल टास्क फोर्स है और यही टास्क फोर्स तय करेगी कि कितनी आपूर्ति राज्यों की जरूरी है और किसको कितनी ऑक्सीजन देनी है। आपने पिछले दिनों में यह भी देखा कि किस तरह से टास्क ऑक्सीजन को लेकर ही राज्यों में लड़ाई है और इसीलिए अब ये स्पेशल टास्क फोर्स ये तय करेगी कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी है और कितनी दवाइयां किस राज्य को जरूरी है और वो किस तरह से पहुंचाई जाएंगी, जिससे बाद में राज्य ये भी ना कहे कि किस तरह से लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स के चलते ये चीजें हम तक नहीं पहुंची हैं। और इसी पर मैं शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन को लेकर हमने ये लड़ाई देखी है राजीव जी, ये लड़ाई लंबी रही है रत्नाकर जी, लेकिन बड़ी बात ये है कि अब क्या ये जो टास्क फोर्स बनाई जा रही है इसके चलते हम कम से कम राज्यों के बीच ये तू मैं नहीं देखेंगे ऑक्सीजन को लेकर। रत्नाकर जी पहले आप, फिर राजीव जी आपके पास आ रही हूं। हाँ, निश्चित तौर पे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र और सरकारों के बीच में ऑक्सीजन को लेके इतनी लड़ाइयां हुई कि उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कर्नाटका वाले केस में कि ये कड़वी दवा है लेकिन आपको तो निगलनी होगी। और रही बात कि कल अब ये तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी, हम उससे निपट पाएंगे कि नहीं निपट पाएंगे। आपके वैज्ञानिक केंद्र सरकार के कह रहे हैं कि अगर हम कर सके इफ एंड बट, तो बस मैं इतना कहूंगा कि तेरे वादे पर जिए हम, उन्हें जान झूठ जाना कि खुशी से मरने जाते गर एतबार होता। यही के विजय राघवन ने बुधवार को कहा कि तीसरी लहर अवश्यंभावी है और शुक्रवार को फिर वो कहते हैं अगर हम ये करें, अगर हम वो करें, अगर हम ये करें तब ये लहर हम रोक सकेंगे, तीसरी नहीं तो हमारे यहाँ देखिए जरूरी कही जाती है सुचरिता जी कि सर मेरा सवाल आज सीधा है कि राज्यों में सरकारें क्या कर रही हैं, केंद्र क्या कर रहा है कि ये तीसरी लहर रोकी जा सके, और इसीलिए जो जानकारियां मेरे पास आ रही है मैं भी दे रही हूं, लेकिन आप लोग अपना प्लान तो बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्लान क्या है, और एक प्लान जो दिल्ली से आ रहा है वो ये है जो मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ। एक मिनट रत्नाकर जी आपके पास आ रही हूँ। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर ये बड़ी खबर है, इसलिए मैं इस पर पहले जा रही हूँ। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा बयान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स को आने वाले दिनों में हम 3 गुना बढ़ाएंगे, यानी कि अभी जो वैक्सीनेशन को लेकर स्थिति है उसे 3 गुना बेहतर किया जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या 3 गुना बढ़ाई जाएगी। यह बड़ी खबर मैं बता रही हूं। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि किस तरह से आस पड़ोस के लोग जो दिल्ली से सटे इलाके हैं वहां के लोग भी आकर दिल्ली में वैक्सीन लगवा रहे हैं और लोग वैक्सीन की व्यवस्था से खुश हैं दिल्ली में। इसीलिए अब आने वाले समय में दिल्ली वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया को 3 गुना बढ़ाना चाह रहा है और इसीलिए वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए 3 गुना सेंटर्स को बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। अरविंद केजरीवाल का ये बयान सामने आया है। बड़ी खबर ये कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 3 गुना वैक्सीनेशन सेंटर्स दिल्ली में बढ़ाए जाएंगे। सैयद असद अब्बास, मैं अगर आपके पास आऊं,
जी, असद अब्बास हमारे साथ नहीं जुड़े हैं अभी, लेकिन 3 गुना केंद्र दिल्ली में बढ़ाए जाएंगे। हर स्तर पर मुमकिन कोशिश ये की जा रही है कि इस कोरोना महामारी से लड़ाई की जाए, और उसी क्रम में जहां एक तरफ टास्क फोर्स बनाई गई है राजीव जी, वहीं पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने की बात भी की जा रही है। अब वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि वैक्सीन आप लोग केंद्र सरकार जल्द से जल्द भेजे, सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि और राज्यों में भी। राजीव जी। बिल्कुल हमने वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट करी है, और राज्यों के पास जो अभी भी अतिरिक्त वैक्सीन हैं, लगभग 80 लाख वैक्सीन अभी भी राज्यों के पास पड़ी है। और बावजूद उसके वैक्सीन की कमी राज्यों को नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि वैक्सीन अकेली ऐसी लड़ाई है जो कोविड के खिलाफ लड़ी जा सकती है। पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बात को कहा 100% वैक्सीनेशन से ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। अभी थोड़ी देर पहले आप एक बात कह रहे थे कि तीसरी लहर कैसी आएगी। देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रवक्ता हैं, और कई बार हम नादानी कर बैठते हैं चैनलों के ऊपर बैठ के कि वायरस के नेचर पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। हम कई बार ऐसा प्रिटेंड करते हैं अपने आप को जैसे कि हम वायरस को ज़्यादा बेहतर जानते हैं साइंटिस्ट से, और राजनीतिक पार्टियों के बड़े से बड़े नेताओं ने आपने कल देखा ट्वीट करके भी वायरस के नेचर के ऊपर डिस्कशन करने की बात करी, और ये कहा कि इसके ऊपर पॉलिटिकल डिस्कशन होनी चाहिए। तो एक हैरानी की बात है कि जिस वायरस का नेचर अभी साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे, जो थर्ड वेरिएंट कहते हैं, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आएगा या तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि हमें तो हर तरीके का प्रिकॉशन लेना है। ऐसी परिस्थितियों में भी अगर पॉलिटिकल बयानबाजी होगी तो आप इससे उनकी गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविड को लेकर वो कितने गंभीर है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि ऑक्सीजन की कमी कुछ वक्त तक रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप पूरे राज्यों को ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से हो सके। और आज तो DRDO ने आपने देखा एक दवाई ऐसी निकाली जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा की ज़रूरत बहुत कम पड़ने वाली, क्योंकि वो बड़ी इफेक्टिव दवाई है कि कोविड के अंदर अगर पेशेंट को दी जाए तो उसमें उनकी ऑक्सीजन लेवल आप हो जाती है। बिल्कुल। तो बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर चल रही है, बहुत सारा इनोवेशन इस पर चल रहा है। भारत जिसकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि अपने आप पे जनसंख्या, और राजीव जी जैसा आप बता रहे हैं, ये 2DG जिसे DRDO ने विकसित किया है, इसके बारे में मैं और ज्यादा जानकारी अपने दर्शकों को थोड़ी देर में दूंगी, लेकिन उससे पहले जो बात आपने कही कि ऑक्सीजन आपूर्ति हम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की डोज, वैक्सीन की डोज हम पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर DK गुप्ता मेरे साथ है, डॉक्टर अंकिता वैद्य मेरे साथ है। मैं उनके पास पहले जाना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर अंकिता, सबसे बड़ा डर जो अभी लोगों के मन में है वो ये कि हम क्या तीसरी लहर को यहां इस देश में देखेंगे, क्योंकि इस दूसरी लहर ने सबको डरा दिया है। वैज्ञानिकों का ये बयान, ताजा बयान, कि इसे रोका भी जा सकता है, एक नई आस दे रहा है। कैन वी स्टॉल इट मैम? क्या हम इसे रोक सकते हैं? देखिए, मैं एक इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन हूँ, और इस वायरस के बारे में ये बताना चाहूंगी कि वायरसेस जो होते हैं वो म्यूटेट करते रहते हैं। तो ये थर्ड वेव आना, फोर्थ वेव आना, ये पॉसिबल है, बट हम क्या कर सकते हैं इस चीज से ओवरकम करने के लिए? तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, इंडिविजुअल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे, दोनों लेवल पे। पॉलिटिकल लेवल पे ये है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस, जो इस बार हमने देखा सेकेंड वेव में कि हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं था, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हुई, दवाइयों की कमी हुई, वैक्सीन प्रॉपर्ली जितनी लगनी चाहिए थी नहीं लग पाई, काफी वैक्सीन वेस्टेज हुई। तो इन चीजों को हमें मिनिमाइज करना है, ताकि आगे के लिए अगर सपोजिटली वायरस म्यूटेट करता है और आगे फिर हमें देखने को मिलता है कि कुछ इसी तरह से आउटबर्स्ट ऑफ केसेस होते हैं, तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसको संभाल पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। वायरस के म्यूटेशन को हम नहीं रोक सकते हैं। दूसरा चीज है वैक्सीनेशन पे, जो है कि वैक्सीनेशन मैक्सिमम लोग कर सके। अब जो भी हमारी वैक्सीनेशन की ट्रायल है वो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है वो अप्रूव्ड है 18 साल से ऊपर के लोगों को। तो 18 to 45 का कवरेज हम जितना मैक्सिमम कर सके। अब इसमें बस अनाउंस कर देना कि हम वैक्सीन सबको देंगे जी, फ्री देंगे, ये सोल्यूशन नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि वैक्सीन की सप्लाई प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो। ऐसा ना हो कि एक डोज लग जाए और सेकेंड डोज अवेलेबल ना हो। तो जब तक ये लॉजिस्टिक्स क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक वैक्सीनेशन अनाउंस कर देना और उसको अमल करना और सेकंड डोज के लिए हमारे पास सप्लाई ना मेंटेन होना, तो ये चीजों को सारा देखते हुए ही सारी अनाउंसमेंट होनी चाहिए। प्रिपेयरनेस पे वर्क करना है और अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो सब लोग कर सकते हैं वो कैरी ऑन कर सकते हैं अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर थ्रू आउट। कि ये मान के चलना है, मास्क जो है अभी हमारा जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुका है, क्योंकि ये कोविड का वायरस कहीं नहीं जाने वाला है, अभी हमारे बीच ही रहेगा, आसपास रहेगा। हम कैसे बच सकते हैं इससे? तो हम अपने आप को मास्क के थ्रू बचा सकते हैं। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं बाहर, घर से बाहर स्टेप आउट कर रहे हैं, वहां पर मास्क लगा के जाना है। हम
नहीं डॉक्टर वैद्य, आपने एक बड़ी बात कही। आपने कहा कि वैक्सीन की डोजेज उतनी होनी चाहिए कि पहली डोज हम लगा लें तो दूसरी की बारी भी हमारी आए। और ये बात राजीव जी, मैं इसको लेकर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं सिर्फ एक चीज मुझे बताइए, ये थर्ड फेज, ये तीसरी लहर का एक डर है, इसे हम टाल सकते हैं? और अगर टाल सकते हैं तो कैसे टाल सकते हैं? देखिए कुकरेती जी, मैं बता रहा हूँ, तीसरी लहर को टालना है तो 3 सूत्री कार्यक्रम पे काम करना पड़ेगा। 3 सूत्री। पहला प्रिवेंशन मतलब वैक्सीनेशन को में रैंप अप करना पड़ेगा। 80% लोगों को वैक्सीन लगवानी पड़ेगी हर हालत में। नंबर 2 प्रिकॉशन मतलब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसको जमीनी लेवल पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे। देश की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं या घर घर की बात करें, मतलब इंडिविजुअल चाहिए, जन भागीदारी चाहिए इसमें, तभी जाके हम इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और सरकार का बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए इंप्लीमेंट करने में, बिकॉज गाइडलाइंस बन जाती है हमारे, इंप्लीमेंट नहीं होती। तीसरा पार्शियल लॉकडाउन, जब तक पर 80% लोगों को वैक्सीन ना लग जाए तब तक हमें जितनी भी गैर जरूरी गतिविधियां पूरे देश में सब जगह बंद कर देनी चाहिए। अगर 3 P की बात करें, प्रिवेंशन, प्रिकॉशन और पार्शियल लॉकडाउन, तो हम तीसरी लहर को बिल्कुल रोक सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जितनी लहरें आती हैं सब मानव जनित लहर आती हैं। आपने देखा होगा लास्ट ईयर पहली लहर में भी जो सर्ज आई थी दिवाली, दशहरा पे, छठ पूजा पे, हम सब बोलते होते लोग थक गए थे कि आप लोग ध्यान रखें वरना केसेस बढ़ जाएंगे। उस टाइम केसेस बढ़ गए थे। हम लोग जनवरी फरवरी में बोल रहे थे कि दूसरी लहर आने वाली, ध्यान रखें, बट किसी ने ध्यान नहीं रखा। राजनीतिक लोगों ने धज्जियां उड़ाई, राजनीतिक रैलियां हुई, धरना प्रदर्शन हुए, धर्म आयोजन हुए, सारे मार्केट वैसे खुले रहे, किसी ने कोई भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करा, ना सरकार ने सोचा ना जनता ने सोचा। उसी का हम भुगत रहे हैं सेकंड लहर में। अगर तीसरी लहर से बचना है तो हमें तीनों बातों में ध्यान देना पड़ेगा। अगर तीनों बातों में ध्यान देते हैं। जी डॉक्टर गुप्ता, आप जो बात कह रहे हैं कि सब लोगों ने जो भी ताकीद की गई उसको नहीं सुना, वो तस्वीरें भी एक बार मैं दिखा देती हूं और उसके बाद मैं रत्नाकर जी आपके पास आऊंगी, इश्करन हमारे साथ है, उनके पास मैं जाऊंगी। लेकिन जो आपने कहा कि भाई जो भीड़ भाड़ है वो नहीं लगानी है, ये मथुरा की तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग सड़कों के आसपास बैठे हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं। लोगों की तस्वीरें देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मार्केट में उतरे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, और सड़कों पर भीड़ देखिए, यातायात देखिए, कितनी संख्या में लोग हैं। और ये मथुरा की तस्वीरें तो एक बानगी है, हमारे पास बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई जो कि हैदराबाद से आई, यूपी से आई, जहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिली और लोग बिल्कुल भी जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो नहीं कर रहे थे। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये सब होगा तो कैसे, तो किस तरह से थर्ड वेव को हम रोकेंगे। मैं इश्करन आपके पास आ रही हूं। ये जो तस्वीरें मैंने दिखाई हैं, अगर इसी तरह से लोग भीड़ लगाते रहे, हम देखते रहे कि इसी तरह से आयोजन होते रहे, चाहे वो धार्मिक हो या फिर पॉलिटिकल हो, तो फिर कैसे रोकेंगे थर्ड वेव? इश्करन, बात जो सामने आई है, पहली बात तो ये है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन हुई केंद्र के लेवल पे और स्टेट के लेवल पे भी। जो हमारी मेडिकल कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया सेकेंड वेव से झेलने के लिए लोगों ने बहुत आसानी से ले लिया। तो एक बात तो मैं आपको बधाई दूंगा और कहूंगा कि सेकेंड वेव खत्म होने के बाद भी मीडिया बार बार इस पे प्रोग्राम्स करे, अपनी जो कंसंट्रेशन है इससे ना हटाए, क्योंकि इससे बहुत प्रेशर पड़ता है। तो सेकेंड वेव के बाद भी आप प्लीज ये करते रहिए जब भी खत्म होगा। दूसरी बात जो यहाँ पे सामने आ रही है वो कितना जरूरी हो गया कोर्ट्स का स्टेपिंग कर पाना, कि कोर्ट कोऑर्डिनेशन कमिटीज बना रहा है और कोर्ट मजबूर है बनाने के लिए। एज अ लॉयर आपको ये मानना पड़ेगा क्यों मजबूर है, क्योंकि कर्नाटका सरकार और केंद्र जो दोनों सेम पार्टी की सरकारें हैं, उनके अगेंस्ट भी सेंटर को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है। तो ये हमें मानना, मैं विपक्षी प्रदेशों की तो बात भी नहीं कर रहा था कि वहां पे कोऑर्डिनेशन की क्या हालत है, जहां पे राजनीति भी हो रही है। पर मैं ये बता रहा हूं कि जहां पे कोई राजनीतिक प्रॉब्लम नहीं है वहां पे भी डिमांड सप्लाई की इतनी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि ये बातें कोर्ट तक पहुंच रही हैं और कोर्ट को आज एक उच्च स्तरीय कमेटी बनानी पड़ रही है। तो यहाँ पे एक बात तो ये कोऑर्डिनेशन को स्मूथ करना पड़ेगा केंद्र और प्रदेशों को, और राजनीति दबानी पड़ेगी, क्योंकि ये हर नागरिक भारत का ही नागरिक है। जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर कहते हैं या महाराष्ट्र के कहते हैं या दिल्ली के कहते हैं, ये राजनीति की तरफ ना जाते हुए इसको एक कमेटी बना के सॉल्व किया जाए। नहीं तो थर्ड वेव की जो बातें आ रही हैं वो बहुत भयानक आ रही हैं और वो रुक नहीं पाएंगी। और कोर्ट्स को स्टेप इन करने की भी एक दायरा है, कितनी हद तक कोर्ट स्टेप इन कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट तो सप्लाई नहीं कर सकते, वो आदेश कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर ही हम बैठे हैं, हम देख रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट 2 बार ही बोल चुका है कितना पहुंचाना है, केंद्र पहुंचाना चाहता है, तब भी 700 पहुंचते पहुंचते बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये सारी बातें कोऑर्डिनेशन की और तैयारी की आ रही हैं और उसको जल्द से जल्द ये आयरन आउट किया जाए। नहीं आयरन आउट किया जाएगा तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत भयानक हैं। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भयानक है। मनोजीत मंडल हमारे साथ हैं। मनोजीत जी,
मुझे ये बताइए, आपने आते ही सरकार में ममता जी ने कहा कि किस तरह अब कोरोना प्राथमिकता है, लेकिन राज्य स्तर पर ये तीसरी लहर को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल क्या करेगा? सर, हर किसी को अपना अपना रोल अदा करना होगा। आपकी तरफ से सिर्फ आरोप लगेंगे या फिर काम भी होगा? नहीं, देखिए, तीसरी लहर की बात तो छोड़िए मैडम जी, अभी तो जहां पर है ये तो बहुत भयानक है ना। कोरोना यही कहाँ है, तो है, रहेगा भी। तो अभी तीसरी लहर तो छोड़िए, ऐसे आप जो चल रहे हैं उसी से अभी को हम लोग को झेलना है। इसी से कैसे संभाले इसको हम पहले देखें, उसके बाद तीसरी लहर के बाद में सोचेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल हम बढ़ा रहे हैं, बंगाल की आप बात किए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। हर जगह में सेफ हाउस हम खोल रहे हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन भी हम सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन की पार्लर कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी थोड़ी बहुत महसूस हो रही है, इसलिए केंद्र को हमने चिट्ठी लिखा कि हमारे यहाँ पर जो जरूरत है वहाँ हमारा जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको हम यहाँ पर रहने दो। वही हमने बात किया। इसमें क्या पॉलिटिक्स आ गया? कोई पॉलिटिक्स नहीं है। वैक्सीन दो, सफिशिएंट अमाउंट का वैक्सीन दो, ही हम डिमांड कर रहे हैं कि वैक्सीन तो हम नहीं प्रोक्योर कर सकते हैं ना, तो ही हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नहीं मनोजीत जी, मनोजीत जी मैं एक चीज आपको बता रही हूँ, ये उदाहरण खराब होते जा रही है। मनोजीत जी, मैं एक उदाहरण बस आपको दे रही हूँ। ये उदाहरण मैंने कल महाभारत में दिया था कि किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने खुद स्पुतनिक को कांटेक्ट किया है और वो खुद किस तरह से वैक्सीन प्रोक्योर कर रहे हैं। यानी राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी काम कर सकती है मनोजीत जी। तो सिर्फ ये कहना कि हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, केंद्र हमें देगा तो हम करेंगे, हम भी क्या ये जवाब होना चाहिए? हम भी किया है, हम भी 1.5 करोड़ का, अरे मैडम जी, हम भी 1.5 करोड़ का वैक्सीन ऑर्डर किया है, लेकिन मिलेगा कब? आप मेरे को बताओ ना। हम मांगते हैं तो सब, बंगाल तो अकेले नहीं मांगे, हम 1.5 करोड़ का ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, लेकिन मिलेगा कब? अब मिलने के लिए अभी तो 3-4 महीने लग जाएंगे ना। इसका तैयारी पहले से करना था। आप जब थर्ड वेव के बात कर रहे हो ना मनोजीत जी, आपको ये नहीं लगता है कि तैयारी तब से होनी चाहिए थी जब ये बयान आए थे कि भाई वैक्सीन लगाएं कि नहीं लगाएं? अभी आप, ये बीजेपी वाली वैक्सीन है, ये भी तो एक पूरा कैंपेन चला ना देश में सर। उस समय अगर राज्य सरकारें कहती कि नहीं, ये भ्रम फैलाने वाले बयान नहीं, वैक्सीन जरूरी है, तो वो काम तब शुरू हो जाता। जी उत्तर सुन लीजिए। जी बोलिए। उत्तर सुन लीजिए, जिसके बारे में आपने जिक्र किया है ना, वो वैक्सीन में हमारा सिटिंग मिनिस्टर ट्रायल में पार्टिसिपेट किया था। इस तरह का बात हमने कभी नहीं किया। फिरयाद हाकिम ने उनमें पार्टिसिपेट किया है। दोनों डोज क्लिनिकल ट्रायल में उन्होंने लिया था दिसंबर के महीने में। आप सोच के देख लीजिए, हम इस तरह का बात कभी नहीं करते, इस तरह का अनसाइंटिफिक। मैं राजीव जी आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है मैं वो दिखा दूं अपने दर्शकों को कि जो ये ऑक्सीजन की लड़ाई चल रही है, केंद्र वर्सेस दिल्ली या फिर केंद्र वर्सेस दूसरे राज्य, उन्हें लेकर कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर मैं बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट को मंजूरी दी है, यानी कि राज्यों की भी जवाबदेही हो। कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ ये कह देने से नहीं चलेगा कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, केंद्र हमें इतना आपूर्ति कराए, सिर्फ ये कहने से नहीं होगा, राज्यों की भी जिम्मेदारी है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट की बात कही है, यानी कि सही स्थिति का आंकलन किया जाए और बताया जाए कि स्थिति क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑडिट टीम को तय किया है और ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए एक कदम उठाया गया है। यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन ऑडिट को आप इस तरह से समझिए, कि एक टीम इस बात का आंकलन करेगी कि राज्यों को कितनी जरूरत है। अगर दिल्ली कह रहा है हमें 700 मेट्रिक टन चाहिए, तो वो 700 मेट्रिक टन में से कितना दिल्ली को केंद्र सरकार ने दिया, उसका कैसे इस्तेमाल हुआ, किन किन अस्पतालों में दिया गया, ये सब कुछ ये ऑडिट टीम बताएगी कोर्ट को। क्योंकि ये झगड़ा राजीव जी हमें खत्म करना होगा कि इतना आपने नहीं दिया, इतना हमें चाहिए, ऑक्सीजन कहां से मिलेगा। अगर हम यही लड़ते रह जाएंगे तो बाकी तैयारी क्या होगी? राजीव जी। बिल्कुल, मैं असद अब्बास में आ रही हूँ आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास सर, एक मिनट। आसान काम होता है। एस्केलेट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जब आपके ऊपर कोई भार आ जाता है तो उसको आप आगे डाल दीजिए, तो आप उससे बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से परिस्थितियाँ पीछे बनी हैं, चाहे वो कर्नाटका की बात करें, दिल्ली की बात करें, हाई कोर्ट ने जब इस बात को रखा कि आपको इतनी सप्लाई करनी है, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा था कि राज्यों को भी अवगत करवाना है कि उनके पास एग्जैक्टली पोजीशन क्या है।
क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में ये बात नहीं निकल के आ रही थी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अभी आप पश्चिम बंगाल के ऊपर बोल रहे थे। पश्चिम बंगाल के अंदर किसी से बात छुपी नहीं है कि जो मेडिकल व्यवस्था है पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। वहाँ पर मेडिकल व्यवस्था नहीं है और कोई अगर इसको मनोज जी को लीजिए एक बार स्क्रीन पर। तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की जनता इस बात को सुनेगी। हाँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर मैं खुद भुगतभोगी हूँ। मैं कलकत्ता में रहा हूँ। कलकत्ता में अच्छी पॉश जगह पे रहने के बावजूद वहाँ पर अस्पताल नहीं है, अस्पतालों की संख्या कम है। तो इस तरीके की अगर महामारी आती है तो उससे कैसे लड़ाई करी जाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। व्यवस्था चरमरा गई है प्रोफेसर मंडल वो कह रहे हैं चरमरा गई है व्यवस्था, वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता कह रहे हैं राजीव जी। नहीं बिल्कुल, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ पता ही नहीं है, शर्म करो। अगर बंगाल को इतना बदनाम करके चला गया, अच्छी तो मुझे इतना बता दें, मुझे केवल इतना बता दें, पूरी तरह से मुझे केवल इतना बता दें। मैं सिर्फ कलकत्ता का पूछ रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ कलकत्ता का पूछ रहा हूँ। अभी मैं बाहर नहीं जा रहा, झारग्राम नहीं जा रहा, मैं दीजनापुर नहीं जा रहा, मैं और किसी इलाके में नहीं जा रहा। मैं कलकत्ता की बात बता रहा हूँ आपको। कलकत्ता के अंदर जो डेंसिटी है, उस डेंसिटी के हिसाब से जो अस्पताल है, मात्र 200 बेड का हॉस्पिटल, जिसको सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, वहां पर उस 200 बेड के अस्पताल के अंदर अगर ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो वहां पर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। क्योंकि मौजूदा इलाज जो वहां किए जा रहे हैं वहां पर भी बहुत बड़े चैलेंज है, बहुत बड़े चैलेंज है। मजाक में डॉक्टर ने मुझे क्या बोला, कलकत्ता में मजाक में डॉक्टर ने मुझे क्या बोला, हमारे यहाँ होम्योपैथी की दवाई खाते हैं, अगर उससे ठीक हुए तो मैं आपको बता। राजीव जी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। प्रोफेसर मंडल कुछ बताना चाह रहे हैं। प्रोफेसर मंडल जवाब दीजिए। प्रोफेसर मंडल जवाब दीजिए। ये इसको कुछ मालूम नहीं है। मैं पीजी अस्पताल के 600 बेड का पीजी अस्पताल सरकारी बेड, टाटा मेडिकल सेंटर जहां मैं भर्ती होता हूं महीना में मेरे चिकित्सा के लिए, 600 बेड का अस्पताल। ये क्या कह रहा है आदमी, कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, और जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज 400 बेड का, ये क्या बात कर रहे हैं? इसका कुछ भी पता नहीं। मेडिकल कॉलेज है जो 400 बेड का कोविड अस्पताल है, सागर दत्त मेडिकल 400 बेड का अस्पताल है, ये इसको कुछ भी पता नहीं है। इसको पता ही नहीं है, हमारे यहाँ पे बदनाम करके जाता है। अरे कहाँ पर रहे हो? यहाँ पर अभी 120 कोविड अस्पताल है, सिर्फ सुन लो। आपको पता नहीं है, बदनाम करना छोड़ो। जिस तरह से बदनाम करके गए हो और पूरी तरह से हारे हो, और आप शर्म करो, भी है, जहाँ सारी चीजें व्यवस्था मौजूद है। इसीलिए बीजेपी वालों से कुछ बात हम नहीं करना चाहते, इसीलिए इन लोगों से झूठ फैलाते हैं। अब आपकी सरकार बन चुकी है, गंभीरता से अस्पतालों का विस्तार कीजिए। अरे बंगाल की जनता का ख्याल रखिए, अस्पतालों का विस्तार कीजिए। मैं आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आप बिजी थे, वहाँ पर दूसरी हरकतों में बिजी थे, लेकिन अब आपके ऊपर दायित्व है कि आप ज्यादा से ज्यादा अस्पताल खोले, वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अस्पताल बनाए। तो मैंने बोल दिया सर, अभी 80,000 एक मिनट संख्या नहीं बढ़ जाएगी ना, सर ये इसका समाधान कैसे निकलेगा? प्रोफेसर मंडल, राजीव जी, इसका समाधान कैसे निकलेगा? मुझे ये बताइए, जो पश्चिम बंगाल में व्यक्ति रह रहा है, उसे इससे मतलब थोड़ा ही है कि आप दोनों एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं। उसे कोरोना का इलाज चाहिए, उसे ऑक्सीजन चाहिए, उसे दवाइयां चाहिए, और इसीलिए कि ये चुनौती है। नहीं तो सर, चुनौती से पार कैसे पाएंगे? अगर वो कह रहे हैं, अगर मनोजीत मंडल कह रहे हैं कि आपसे वैक्सीन चाहिए तो आप उन्हें मुहैया कराइए। ये बहुत बड़ा सवाल अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर वैद्य ने उठाया था। एक सेकंड, मैं राजीव जी, मैं असद अब्बास आपके पास आ रही हूँ। उसके बाद राजीव जी, एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया, और उन्होंने सवाल ये उठाया कि पहली अगर डोज मिल जाए और दूसरी ना मिले तो पहली डोज भी बेकार हो जाएगी। तो क्या करेंगे? अगर प्रोफेसर मनोजीत मंडल कह रहे हैं या फिर रत्नाकर त्रिपाठी कह रहे हैं कि भाई आप उतनी डोज दीजिए, हमें जरूरी है, कौन मुहैया कराए उन्हें? राजीव जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं असद अब्बास के पास जाऊं। आप ये देखिए लगभग 2 करोड़ वैक्सीनेशन हमने अभी करे हैं पिछले 10 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर 2 करोड़ वैक्सीनेशन, लगभग 18 करोड़ वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं। हमारी जो स्पीड है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है वैक्सीनेशन करने की। और जब लोग अवगत नहीं थे, कोविड के बारे में चर्चा नहीं करते थे, तब भी हम वैक्सीनेशन कर रहे थे, उन चुनौतियों के बावजूद कर रहे थे। जैसा भी आपने बोला कि लोगों ने वैक्सीनेशन के ऊपर, राजनीतिक पार्टियों ने उंगली उठा के उसकी ऑथेंटिसिटी पर भी उंगली उठाई थी, बावजूद उसके हम इस ड्राइव को चलाए जा रहे थे। और आपको वैक्सीनेशन की कभी कोई कमी नहीं होने वाली। अब तो बहुत सारी विदेशी वैक्सीन भी आने वाली हैं, जो लोग सक्षम है वैक्सीन लगवाने। असद अब्बास, आप संतुष्ट हैं? वो कह रहे हैं वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी, आप इसके ये कह कर के आगे नहीं मिलेगी, अभी थोड़ी रोक देंगे वैक्सीनेशन ड्राइव। आप अभी सवाल उठाने लग रहे हैं।
जी सुचरिता जी, सबसे पहले मुझे आप सबको और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं बहुत खुश हूं कि आपकी तबीयत बहुत बेहतर है और ऊपर वाला आपको और अच्छी सेहत दे और ताकि आप स्टूडियो में आके और शोज करें। और मेरी बात हो रही थी रिपब्लिक टीवी के निरंजन साहब के साथ प्राइम टाइम शो पे, जहां पे मैं उनको बता रहा था कि बैंगलोर का हाल क्या है और क्या हो रहा है। विधानसौधा जो है वहां पे लिखा हुआ है कन्नड़ा लैंग्वेज में, सरकाರದ ಕೆಲಸ ದೇವರದ ಕೆಲಸ, मतलब जो सरकार का काम है वो भगवान का काम है। उसी के साथ जो बेंगलोर में हो रहा है, चाहे वो वैक्सीनेशन ड्राइव हो जो 45 प्लस के लिए है अभी, और उसके साथ साथ जो हम जैसे मुंबई को द सिटी दैट नेवर स्लीप्स कहते हैं, बेंगलोर को जो दुर्दशा है, हम सभी बेंगलोर वाले आत्मनिर्भर होकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रेमडेसिविर इंजेक्शन, अस्पताल के बेड। जी हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं अगर थर्ड वेव आ रहा है तो तैयारी पूरी होनी चाहिए सरकार की, हमारी देश की जनता की। हालांकि आपके शो के माध्यम से मैं कहूंगा सुचरिता जी, मैं हिंदुस्तानी हूं और मुसलमान हूं और तमाम अपने मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि वो नमाज अपने घर में पढ़े और ईद अपने घर में मनाएं, क्योंकि ये जो वबा फैली हुई है, जो महामारी फैली हुई है, ये बहुत ही जानलेवा है। और साथ में मेरे तमाम भाइयों को कि वो दुआ करें परवरदिगार से, भगवान से, ईश्वर से, प्रभु से कि ये सब जो है हो रहा है ये सब खत्म हो जाए। और जो थर्ड वेव आ रहा है सुचरिता जी, हम सबके घरों में नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? तमाम जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, लगातार कह रहे हैं कि ये थर्ड वेव बच्चों को इफेक्ट हो सकता है। इसलिए आप सबको निगहबानी रखनी चाहिए और बहुत बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जी सुचरिता जी। इश्करन कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं डॉक्टर डी के गुप्ता के पास जाऊंगी। बोलिए यहाँ पे बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना भी करनी है और अपनी सावधानी भी रखनी है। आपका परिवार है, आप अपनी तरफ से तो जो कर सकते हैं वो बिल्कुल कीजिए। ये राजनीतिक बात नहीं कर रहे आज, और मैं इनका बिल्कुल समर्थन कर रहा हूँ इस बात में। पर मैं एक बात और कर रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट का है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति के लिए कोई भी प्रदेश अपनी जरूरत से ज्यादा ना मांगे, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा मांग रहे हैं और कमी है तो आप ही अपने देश के किसी और व्यक्ति से लेके दे रहे हैं। और यही बात जो होर्डिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन की, उनके लिए भी है, और यही बात जो अपना प्रेशर लो होने के बाद भी सिलेंडर अपने और इश्करन जो बड़े बड़े नाम है जो होर्डिंग कर रहे हैं उनका क्या? जिनके राजनीतिक रसूख है, जो बड़े बड़े नामों के साथ जिनके नाम जुड़ते हैं, वो होर्डिंग कर रहे हैं। जिन्हें जरूरत नहीं है पैसे की, वो पैसा बनाने में लगे हैं। इश्करन, मैं यही बात कर रहा था आपसे कि हम किसी भी प्रदेश हो या केंद्र सरकार हो, उसको तो हम जरूर बहुत जल्दी से ब्लेम कर देते हैं, पर ये अपने पे सोचनी पड़ेगी कि कितने पैसे के बाद भी हमें और पैसा कमाना है जरूरतमंदों से। ये तो हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। इसमें तो कोई भी पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं है। ये जिम्मेवारी तो, इसमें दो बातें, एक समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करे जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, और दूसरा प्रदेश की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का सब्जेक्ट है, वो सख्त से सख्त कानून इनके ऊपर लगाए। बिकॉज ये भी खबर आ रही है कि जो अनऑफिशियली बेच रहे हैं और बहुत नकली निकल रहे हैं या डिफेक्टिव निकल रहे हैं, तो उससे किसी की जान भी जा सकती है। ये भी आ रही है कि इंजेक्शन कई बारी जो इलीगली आप ले रहे हैं उसमें पानी है, जो पैसा कमाना चाहता है वो किसी हद तक जा सकता है। इश्करन, कौन कहेगा कि जो खान मार्केट जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी करेंगे इस मुश्किल के समय में, पौने दाम पर बेचकर मुनाफा कमाएंगे? ये किसी ने सोचा है? और उन पर सवाल उठाने वाले लोग आज चुप क्यों हैं? क्योंकि उनके अपने राजनीतिक रिश्ते हैं या रसूख है। बिल्कुल उन पर कौन बोलेगा? इश्करन, सुचरिता जी 10 सेकंड दीजिए। सुचरिता जी आपकी बात बिल्कुल सही। जो मेरे से सवाल है, हाँ बोलिए इश्करन, आप बोलिए, उसका असद। हाँ, जो लोग इस समय ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं या किसी भी दवाई की कालाबाजारी कर रहे हैं, वो टेररिस्ट कम नहीं है, इश्करन भंडारी टेररिस्ट से कम नहीं है। ये मेरी भाषा है। एक मुझे खत्म करने दीजिए। एक मिनट असद, 1 सेकंड, 10 सेकंड। समझ नहीं आएगा ऐसे। असद भाई एक बार मुझे खत्म करने दीजिए, फिर आप आ जाइए। हाँ, आप खत्म करने। सुचेजा, एक सीधी सी बात बोलना चाहता हूँ। जो लोग इस समय
जो लोग इस समय कालाबाजारी कर रहे हैं ड्रग्स की या दवाइयों की, वो टेररिस्ट से कम नहीं है। टेररिज्म का मतलब क्या होता है? समाज में भय फैलाना। इस समय समाज में एक दहशत और भय फैला हुआ है इस महामारी का, और जो इससे पैसा कमा रहे हैं वो टेररिस्ट से कम नहीं है, और उनके ऊपर उन्हीं प्रावधानों में कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि उनको इस सबक मिले। साथ ही साथ समाज को तो बहिष्कार करना ही चाहिए, पर कानून को भी उनको टेररिस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये टेररिस्ट है क्योंकि ये वही काम कर रहे हैं। असद बोलिए। सुचरिता जी सुचरिता जी, हालांकि 100 डिबेट्स कर चुके हैं, और मैं और मेरे दोस्त इश्करण भंडारी हम हमेशा अगेंस्ट साइड पर रहे हैं, लेकिन आज का जो बहस है बहुत ही अच्छा है, सुधार के लिए है और बेहतरी के लिए है, और मैं मेरे भाई को मानता हूं हर बात पे, इसको मैं सही समझता हूं। जी हां, इश्करण भंडारी की बात बिल्कुल सही है। मैं रिपब्लिक टीवी का शुक्रगुजार हूं, जब मैं निरंजन साहब के साथ शो कर रहा था, मैंने एक्सपोज किया ब्लैक मार्केटिंग को बेंगलोर में जो हो रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर 10-20 हजार में बिक रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन 40-50 हजार में बिक रहे हैं। उस शो के बाद मैं शुक्रगुजार हूं कर्नाटका पुलिस, सीसीबी चीफ का, जिन्होंने रेड किया ब्लैक मार्केटिंग पे। हां मेरे भाई, मेरे दोस्त इश्करण भंडारी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये टेररिस्ट और क्रिमिनल से बिल्कुल भी कम नहीं है। यस माय फ्रेंड, आई एग्री विथ यू, एंड टुगेदर वी स्टैंड इन ह्यूमैनिटी, क्योंकि ह्यूमैनिटी और इंसान से बड़ा, इंसानियत से बड़ा मजहब कोई भी नहीं है। सुचरिता और बड़ी बात यह भी है, मैं एक बार रत्नाकर जी जो पार्टी से एफिलिएटेड लोग हैं, जो खबर मैंने अभी चलाई कि इंदौर के कांग्रेस नेता यतेंद्र शर्मा को पकड़ा, क्योंकि वो ऑक्सीफ्लोमीटर अपने घर में होल्ड कर रहे थे, उनको बड़े औने पौने दाम पर बेच रहे थे। इन सब लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाती है पार्टी? सुचरिता जी बोलिए। सुचरिता जी, इस पे अभी 10 सेकंड पहले दोनों लोग बोल चुके हैं। हाँ, तो दोनों लोग बोल चुके नहीं सर, आपका बोलना जरूरी है क्योंकि आपकी पार्टी से ताल्लुक है सर, आपका बोलना इसलिए जरूरी है। वो बोल चुके हैं, कोई बात नहीं ना, आप बात सुन लीजिए। हाँ जी, नहीं, वो अगर वहां होल्ड कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोग दिल्ली के अंदर जो कर रहे हैं वो पूरे देश में सराहनीय है, सराहना की जा रही है। एसपी से कोई पार्टी नहीं इन्वॉल्व होती है, ये व्यापारियों का काम है जो कहीं किसी नहीं सर, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा ना आपको। आप एक्शन लेंगे तभी तो उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, आप बात तो सुन लीजिए ना सुचरिता जी, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए जी। मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उस पर जाऊंगी, उसके बाद मैं आपके रिएक्शन के लिए आ रही हूँ। बड़ी खबर यह है कि आज जो यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूरोपियन यूनियन के तमाम नेता जुड़े। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई, और कैसे ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के देशों ने भारत की तारीफ की है। कोरोना से जंग में भारत के साथ है यूरोपियन यूनियन, ये कहा गया। और फ्रांस, स्पेन ने भारत की तारीफ की और यह भी कहा कि जिस तरह से हमारी मुश्किल की घड़ी में भारत ने साथ दिया है, हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। भारत ने दुनिया को वैक्सीन दी, इसका जिक्र किया गया। फ्रांस ने खास तौर से कहा, और इमैनुअल मैक्रोन ने यह बात कही है कि फ्रांस के मुश्किल की घड़ी में भारत ने साथ दिया, हमें वैक्सीन दी, और इसीलिए हम भारत की इस मुश्किल की घड़ी में भारत के साथ खड़े हुए हैं। यह बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को इसलिए बता रही हूं क्योंकि इस वक्त एक मुश्किल का समय देश के लिए है, लेकिन किस तरह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, यूरोपियन यूनियन है, वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। और यूरोपियन यूनियन में फ्रांस और जर्मनी, खासकर इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इस मुश्किल की घड़ी में भारत के साथ हैं और भारत का साथ देते हैं। यह बड़ी खबर क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ ये बैठक कर रहे हैं, और इस बैठक में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का साथ उन्हें मिला है, ये भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त इसलिए जरूरी क्योंकि जहां एक मंच पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा है, उसी तरह का साथ और एकजुटता इस वक्त भारत को चाहिए। और उस लड़ाई में जिसका जिक्र यूरोपियन यूनियन की इस बैठक में हुआ कि भारत ने वैक्सीन दी, भारत अभी भी दवाइयां बना रहा है, और उसी कड़ी में ये 2DG दवाई जो DRDO ने विकसित की है, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूं कि कैसे कोरोना के इलाज के लिए DRDO ने ये दवाई बनाई है, और इसकी ट्रायल्स जो है वो पिछले साल शुरू हुए 2020 में, लेकिन अब इसे पूरी तरह से लोगों के लिए मुहैया कराने की तैयारी शुरू हो गई है। 2-डॉक्सी-डी-ग्लूकोज, इसको मंजूरी मिली है, और आपको बताऊं कि ये एक पाउडर के फॉर्म में आती है, इसे पानी में घोलकर
पिलाया जाता है और खासकर जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको पिलाया जाता है। कहते हैं कि इसके ये जो ट्रायल्स हुए हैं उसके बाद ये बताया गया है कि पानी में घोलकर इसे पिलाया जाए और इसको अगर ज्यादा मात्रा में लोगों को पिलाया जाए तो इससे जो ऑक्सीजन पर आपकी निर्भरता है वो कम होती है। पानी में पीने से ऑक्सीजन की निर्भरता आपकी कम होती है शरीर की, और साथ ही आप कोरोना नेगेटिव आपकी रिपोर्ट जल्दी आती है। ये ट्रायल्स में साफ नजर आया है। यानी कि एक ऐसी दवाई जो कोरोना पेशेंट्स ले सकते हैं। जब आप पॉजिटिव हैं, आप ये दवाई ले तो कैसे आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूं इश्करन, हम हमेशा से इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक स्टैंड लेते रहे। अभी भी हमने एक ऐसी दवाई विकसित की है जो कि कोरोना पेशेंट्स के लिए है और जल्दी रिकवरी में उनके काम आती है। आज जिस तरह से सपोर्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी का मिल रहा है क्योंकि वैक्सीन हमने बनाई और लोगों को दी, वो आज लोगों का साथ हमें दिख रहा है। देखिए सुचरिता, ये एक ग्लोबल एपिडेमिक है। ये कोई ऐसा एपिडेमिक तो है नहीं कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट का, एक प्रदेश का या एक देश का है। और ग्लोबल एपिडेमिक में जब वहां पे एपिडेमिक बहुत बड़ा था तो भारत ने मदद की थी और ये सबने रिकॉग्नाइज किया है इस बात को, और वो भी कर रहे हैं क्योंकि ये तो पूरे देश में विदेश में कहीं भी फैल सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि प्रदेश और देश की सरकार को साथ आना है, वैसे ही देश की सरकार और पूरे विश्व को साथ आना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप राजनीति करते हैं और अगर आप यहाँ पे आप आरोप प्रत्यारोप में लगते हैं तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ लोगों की जान जाएगी। तो जब भारत ने वेव कम थी बाहर दिया तो बाहर भी दे रहा है और उनका देना बनता भी है। और अगर कल वहां पे आएगा और भारत की स्थिति ठीक हो जाती है तो भारत भी देगा, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को साथ मिलकर इससे लड़ना पड़ेगा। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो लोग दे रहे हैं, पर भारत ने भी दिया है और कल को भारत भी देगा अगर उनको दोबारा जरूरत पड़ेगी। रत्नाकर जी, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भारत ने जिस तरह से वैक्सीन दी उसकी सराहना हो रही है। यही वजह है कि आज सब साथ खड़े हैं। देश में भी साथ खड़े हो तो अच्छा लगेगा सर। मैडम आप ग्लोबल बात छोड़िए, आप लोकल बात करिए। और मुझे लगता है कि आपके पैनल में जो 2 डॉक्टर थे उनके जो बयान हैं, जो उन्होंने कहा है, उनको चलाइए। डॉक्टर अंजू ने स्पष्ट कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे हॉस्पिटल के, उसके कारण हम मात खाए। दूसरी बात जो बात हो रही है, डॉक्टर वैद्य और डॉक्टर वायरस का जो बिहेवियर देख रहे हैं, ये म्यूटेट कर रहा है और ये कब म्यूटेशन उसका और होगा थर्ड, ये आप नहीं जानती। तो आपको उस हिसाब से तैयार रहना होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप उनका देखिए, उन्होंने कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हम म्यूटेशन बिहेवियर को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। साइंटिस्ट जो है पूरी तरीके से, हमको उसके लिए तैयार रहना है। हमको कोरोना को अपने जनरल बिहेवियर में शामिल करना है। और जो आपके दूसरे पैनल के डॉक्टर वैद्य या डॉक्टर गुप्ता जो भी थे, उन्होंने इस बात को कहा, इस बात को मुझे अच्छा लगा कि इन दोनों ने। सर मुझे ये बता दीजिए रत्नाकर जी, देश कौन सी, दुनिया का कौन सा देश है जिसने कोरोना बिहेवियर को पूरी तरह से पढ़ लिया और समझ लिया? टोक देती है। नहीं सर, नहीं सर, मैं टोक नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपसे, सर आप अपने देश पर उंगली उठाते हैं बहुत जल्दी। सर आप अपने देश पर उंगली बहुत जल्दी उठाते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, कौन सा देश है ऐसा दुनिया का जिसने कोरोना बिहेवियर पूरी तरह से पढ़ लिया और समझ लिया? बात समझिए, पढ़ लिया और समझ लिया, बता दीजिए सर, कौन सा देश है? नहीं, कोई नहीं पढ़ा। तो फिर आप अपने देश पर उंगली पहले उठा देते हैं। वायरस म्यूटेट कर रहा है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं सर, मुझे तो समझ आ रहा है। ऐसा लग रहा है आपको ये पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। ये पैटर्न आपको समझ नहीं आ रहा, इसलिए आप अपने देश पर उंगलियां पहले उठाते हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मोदी जी को क्या कहा गया? एक मिनट, डॉक्टर डीके गुप्ता में लेट द डॉक्टर हैव द लास्ट वर्ड सर। प्लेटफॉर्म पे लोग मर रहे हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, ये वायरस म्यूटेट कर रहा है। इस वायरस को समझना आसान नहीं है और यही साइंस है सर। हर दिन चीजें बदलेंगी और नई चीज हमें समझ में आएगी, लेकिन जो चीजें ताकीद की गई या गाइडलाइंस दी गई उन्हें समझकर आगे बढ़ना ही इस वक्त इज द कॉल ऑफ द डे सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुचरिता जी आप कि वायरस के बिहेवियर को हम लोग बहुत मुश्किल से समझ पा रहे हैं और रोज नई चीजें आ रही हैं, रोज नए बदलाव आ रहे हैं। लेकिन एक चीज हम सबको पता है कि अगर हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकना है तो वायरस के रेप्लिकेशन को रोकना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर हम वायरस के रेप्लिकेशन को रोक देते हैं तो म्यूटेशन रोक देंगे, म्यूटेशन रोक देंगे तो नए स्ट्रेन नहीं आएंगे, नए स्ट्रेन नहीं आएंगे तो नई भयावह लहरें नहीं आएंगी। जैसे लहरें आई हैं, जैसे दूसरी लहर में कई सारे नए स्ट्रेन आ गए, ऐसी हो सकता है तीसरी लहर है उसमें नए स्ट्रेन आए। तो अगर हमें नए स्ट्रेन को रोकना है, नई वेव को रोकना है तो कहीं ना कहीं इसको चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना पड़ेगा। और उसके तरीके यही है चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकने के लिए। ये तो एक तो हम लोग सब लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जमीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे सरकार भी और जनता भी दोनों लोग सहयोग बहुत जरूरी है सर। डॉक्टर साहब बहुत जरूरी है कि सरकार
के साथ साथ, क्योंकि सरकार से तो हम सवाल करते हैं लेकिन खुद से नहीं करते हैं, हम भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, ये बहुत जरूरी है, ये हर व्यक्ति को समझना होगा। महाभारत में इतना ही समय था मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद।